जय हिंद साथियों। एग्जाम विद अशोक के मैथ फाउंडेशन प्रो बैच में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसको मैंने यहाँ पे लिया है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूनिट डिजिट है। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको यूनिट डिजिट पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से आप क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, मतलब मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप अपने फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज के कंसेप्ट का। तो जैसे मैंने इंटीजर की बात किया था, तो मैंने कहा था कि जब भी कोई नंबर आता है तो उस इंटीजर नंबर मैंने कहने नॉन जीरो इंटीजर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 1 इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि उसमें सम, मुझे नंबर का नेचर जैसा दिखा कि सम भी है और विषम भी। फिर मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस किया, पीछे क्लास में आप देख लीजिएगा। फिर मैंने आपसे प्राइम और को जो है कंपोजिट नंबर के बारे में भी बात किया, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। फिर मैंने आपको बताया कि 1 से 50 कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 51 से 100 तक कितनी होती हैं, फिर 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 1 से 200 तक कितनी होती हैं, 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने डिस्कस आपसे कर लिया है। फिर मैंने ट्विन प्राइम के बारे में बताया, आपको पीछे क्लास में देख लीजिएगा। को प्राइम के बारे में बताया मैंने कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। फिर मैंने रिलेटिवली प्राइम के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये भी मैंने बताया है कि अगर कोई नंबर है उसके स्वयं के फैक्टर को छोड़कर अगर उनके और जितने फैक्टर हैं उनका अगर सम किया जाए तो संख्या के बराबर आए तो हम कहेंगे कि एक पूर्ण संख्या है। फिर हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की बात करें तो स्थानीय और जातीय मान की मैंने बात किया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे। इतने जो टॉपिक हैं और प्राइम को प्राइम, ये जितने भी नंबर हैं, नंबर के बारे में जितना था मैंने पीछे 2 क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, जो इकाई अंक है, क्या है, इकाई अंक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि चूंकि किसी संख्या, कोई भी संख्या लिखी है तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, जरा मुझे आप बताओ। तो आप कहेंगे सर उसका इकाई अंक या तो कोई भी संख्या लिखी गई है, ध्यान समझना, पहले बेसिक बात है कि इकाई अंक क्या है। कोई संख्या लिखी गई है तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो या तो आप कहेंगे सर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 9 होगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? आप कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या, आप मन में कोई संख्या आए तो आप जब लिखेंगे तो उसका इकाई अंक इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। लेकिन संख्याएं किस प्रकार से होती हैं, तो जैसे मैंने लिखा कि 795 1795, इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि 28 और 94, 28 गुणे 94 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 8 है, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 है, और 8 चौक 32, तो इसका इकाई अंक, उस पूरी संख्या, जब इस संख्या का प्रोडक्ट करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 के 2, ठीक है ना। समझ में आई बात, नहीं आई? फिर मैं कहता हूं कि अगर मैंने लिखा कि 415 प्लस 298, ऐसे मैंने लिख दिया कि एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर ये है और एक ये, 2 नंबर को मैंने सम किया, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 8 5 कितना होता है, 13 होता है। तो जो इकाई अंक होगा वो क्या बनेगा, 3 आ जाएगा। मतलब पूरी संख्या का जो जोड़ आएगा उसका इकाई अंक 3 आएगा। जैसे देखिए कि 8 5 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 11 के 1 हासिल 1, और 4 2 6 1 7, कितना हो गया बेटा? आप कहेंगे सर ये 713 आ गया। कितना आ गया? 713 आ गया। तो इस 713 का इकाई अंक क्या है? तो जब भी हमें ऐसे सवाल आएंगे हम, क्योंकि आज की डेट में यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा रोल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करेंगे बेटा यहीं पे कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा, नंबर क्या लिखा मैंने कहा कि 10 है, और मैं 10 की घात में 10 लिखना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान समझना, 10 की घात 10 लिखना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 10 की घात 10 ना लिखकर मैं कहता हूँ 10 की घात 2 लिख दूँ मैं, या 5 लिख दूँ। क्या लिखूँ बेटा? 10 की घात में 5 लिख दूँ, इसको 5 लिख। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। घात का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा कि x की घात 3,
तो मैं ये कहूँगा कि x गुणे x। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बस हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको मैं एक एक चीज़ सिखा दूंगा। आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा बस डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ एक्स क्यूब लिखी है तो हम ये कहेंगे कि उसका मतलब हुआ एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। यहाँ पे ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये पावर है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये पावर है और ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि 10 घात अगर मैंने 5 लिखा तो आप देखिए कि इसका मतलब हुआ कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो जब भी कोई नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिखा होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई अंक पे फोकस करके मतलब उसी को हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो जीरो को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका इकाई अंक जो कुछ भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। इससे ये हमें पता चल गया कि कोई भी घातांकीय संख्या, जैसे मैंने लिखा कि 70 घात 75, और मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे 70 को 75 बार लिखिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भी आएगा उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है बात। अगर मैं लिखता हूं यहीं पे कि 140 की घात 5 लिख दिया और मैंने पूछा कि उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इकाई अंक जीरो आ जाएगा। मेरी बात ध्यान समझिए कि ये संख्या किस प्रकार के रूप में लिखी गई है। तो संख्या में क्या है, ये आधार है, क्या है बेटा, ये आधार, और ये क्या है, ये घात है। और किसी, इसका मतलब है कि ये जो घातांकीय संख्या है, किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक अगर जीरो है, इसका मतलब है तो उसका इकाई अंक जीरो आएगा। मतलब कहने का ये हुआ, कोई भी घातांकीय संख्या लिखी गई है उसका इकाई अंक यदि जीरो है, उसका इकाई अंक यदि जीरो है तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ भी लिखा है कि 2000 या 2100 की घात 2200 आ गया, ऐसे लिख दिया गया, और आपसे पूछता है कि इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जीरो आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस फॉर्म में संख्या आए तो आप जो आधार है ना उसका इकाई अंक आप देख लीजिए क्या है, बस, ठीक है ना। हालांकि हम लोग इस पूरे यूनिट डिजिट में जो संख्या घातांकीय संख्या होगी उसके आधार, अगर कोई संख्या घातांकीय है तो उसके आधार के इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे। क्या समझे कि पूरे यूनिट डिजिट में अगर कोई घातांकीय संख्या है तो उसके आधार के इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे। फिर से बोल देता हूं, किसी, अगर हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो अगर संख्या कोई घातांकीय है तो सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई अंक पे ही फोकस करेंगे। इतनी बात अगर पूरी समझ में आ जाएगी तो ये यूनिट डिजिट आपके लिए बाएं हाथ खेल है। लेकिन आप विश्वास मानिए कि हालांकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता तो है, कोई एग्जाम नहीं ऐसा जहां ना आता हो, लेकिन पूरे कैलकुलेशन में आपकी स्पीड को 2-4 गुना बढ़ा देगा जितनी होगी। अगर आपको यूनिट डिजिट नहीं आ रही सही से और आपने सीख लिया तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। अब मान लीजिए पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, आधे क्वेश्चन तो ऐसे देख के बन जाते हैं यहाँ से यूनिट डिजिट से, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। बात ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 490 की पावर 15 लिख दिया, मैंने पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जीरो होगा। इसका मतलब ना तो आपको इस पे ध्यान देना है और ना ही इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्या समझा आपने? मैंने 4 बातें बताई आपको। नंबर 1 बात ये बताई, नंबर 2 ये बताया, नंबर 3 ये बताया, और नंबर 4 पे ये बताया। मैंने पहले यही बात बताया कि अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, आखिरी डिजिट, ठीक है ना। ऐसे अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी तो आपके दोनों के इकाई अंक को ही प्रोडक्ट करना है, तो 8 चौक 32 के 2, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो मैं ऐसे और लिख देता हूँ कि 148 गुणे 159, तो आप कहेंगे 8 9 72 कितना आएगा, 2 आएगा। आप कहेंगे कि 295 गुणे 232, तो 5 नहीं 15 कितना आ जाएगा, 5 आएगा इकाई अंक। क्या समझे आपने? इसका मतलब है कि ना तो इससे कोई लेना देना है और ना इससे, सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे ही फोकस करेंगे। तीसरी बात मैंने ये बताया कि अगर संख्या जोड़ी जा रही है ऐसे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करते चले जाइए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि जब आप, लेकिन कब, जब आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो, ठीक है। फिर मैंने बताया चौथी बात आपको कि 10 की घात अगर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स क्यूब लिखा गया है तो इसको एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखेंगे ना। जब इतना आप लिखेंगे इसको तो क्या कहेंगे कि 10 की घात 5 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई घातांकीय संख्या लिखी है, अगर उसके इकाई, उसके आधार का इकाई अंक यदि जीरो है तो पूरी संख्या का इकाई अंक जीरो होगा।
ठीक है, बात यहां तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? आगे हम चलते हैं तो हम यहीं पे कहेंगे कि ये तो मैंने क्या पढ़ा, जीरो के केस में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो पांचवा जो पॉइंट है या पांचवी बात हमारी क्या है यहाँ पे, कि जैसे मैंने क्या लिखा कि 48 गुणे 158 गुणे 195 गुणे 146 गुणे 299, ठीक है ना, गुणे 113, ठीक, 194, ठीक है ना, एक्स और क्या है 22 है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, आपसे ये बताना है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि अगर इस प्रोडक्ट के फॉर्म में सारे नंबर लिखे, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है लेकिन बहुत छोटा लिखा था, आपको पेपर में ऐसे मिलेगा। ऐसे सवाल अगर आपने तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्री का नंबर मिलने वाला है। देखिए, जैसे यहाँ पे अब आप पूरा मत करिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जैसे यहाँ पे 8 था तो 8 है 64 के 4 लिखेंगे, फिर 4 पंचे 20 के शून्य लिखेंगे। अब शून्य से कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, इस पूरी संख्या का जब हम गुणा निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। लेकिन इतना नहीं देखना, जब भी इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, जब भी इस फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, उसमें अगर आपको 5 दिख गया, 5 के साथ अगर एक इवन नंबर आ गया, तो ये आप मान लीजिए कि उस संख्या का इकाई अंक 0 ही आएगा। कैसे? जब हम कहते हैं कि 5 गुणे, अगर हम 5 गुणे 0 लिखते हैं, सॉरी 5 गुणे 0 नहीं, मतलब 5 गुणे अगर मैं 1 लिखूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 गुणे में अगर 2 लिख दूंगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कहने का कि 5 के साथ जब भी किसी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक हर हाल में 0 ही आएगा। क्या समझे? इस बात को आप कहें तो मैं लिख दूं, जैसे फिर से लिखता हूं, देखो 244 गुणे 259 गुणे 212 गुणे 148 गुणे 146 गुणे 312, ऐसा लिख दिया। 312 के बजाय मैंने क्या लिख दिया, 313 लिख दिया। आप मेरे बस इतना ही लिखता हूं, आगे नहीं लिखता हूं, ठीक है। मैंने पूछा कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है। अब आप इसको गुणा मत करिए, इस पूरी संख्या में मेरी बात ध्यान से, क्या कहीं एक चीज नहीं लिखा मैंने, लिख दो जो समझाना चाहता हूं। मैंने क्या लिखा, 215 लिख दिया। अब आप देखिए कि पूरी संख्या में किसी नंबर का इकाई अंक 5 है क्या, आप कहेंगे यस सर है। अगर 5 है तो आप देखो कहीं इवन है क्या, यस, इवन सब इवन ही तो है, ये सब इवन ही है। इसका मतलब कुछ भी आएगा तो उसका इकाई अंक, जो कुछ भी आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। क्या आप बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब है कि 5 से किसी भी सम संख्या को गुणा करने पर पांच से किसी भी सम संख्या को गुणा करने पर उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा, 0 ही होगा, अर्थात 0 ही होगा। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, फिर यहीं पे बात करेंगे हम। ये तो हमारा 10 का केस हो गया था, और अगर मैं यही लिख दूं कि 11 की घात अगर मैं 5 लिखता हूं या 3 लिखता हूं, ठीक है ना, 11 की घात 3 से एक घातांकीय संख्या है जिसमें आधार क्या है बेटा, आधार आपका 1 है, और इसकी पावर मतलब कि जो घात है वो कितनी है, जो घात है वो 3 है, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि 11 गुणे 11 गुणे क्या होगा, 11 होगा। तो इसका जो इकाई 1 गुणे 1 गुणे 1, मतलब कहने का कि पूरी संख्या का इकाई अंक 1 आएगा। आप बताओ कैसे? 11 का क्यूब जो होता है वो 13 31 होता है, 31 होता है। तो बताइए क्या इकाई अंक 1 आया कि नहीं आया? फिर से मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अब यहीं पे मैं कुछ और लिखना चाहूँगा, ठीक है ना। अगर मैं 21 की घात 2 लिखूँ तो आप कहेंगे सर 21 गुणे 21 हो जाएगा। बात समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ, तो 1 एकम 1 हो जाएगा।
तब भी एक आएगा। वैसे भी कहते हैं कि 21 से किसी में कितना होता है, 441 होता है, इकाई अंक कितना आएगा, एक आएगा। होगा कि नहीं होगा? है? अगर आप 31 का स्क्वायर लिखते हैं, 31 का स्क्वायर लिखते हैं तो आप कहते हैं कि 961 होता है, 961 होता है ना। आप बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा? लेकिन ये लिखा कैसे जाएगा? 31 गुणे 31। आपको, आप ये मत सोचिए कि आपको 31 का स्क्वायर से 961 नहीं याद है। यहाँ पे इकाई अंक की बात हो रही है, तो इसकी जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ बताया आपको कि अगर मान लो बाय द वे आप लिखते हैं तो 1 गुणे 1 क्या होगा बेटा? 1 ही बनेगा। 1 गुणे 1 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है बात कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर सब कुछ क्लियर है। इससे ये हमें पता चल गया कि अगर मैं यहाँ पे 121, अगर 121 से घात मैं 5 लिख दूं तो इसका मतलब यही हुआ कि 121 को हम 5 बार गुणा करें। इसका मतलब तो यही हुआ, 121 को हम 5 बार गुणा करें। तो आप देखिए 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना लिखा? 4, और यहाँ पे मैंने 101 लिखा, तो ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इकाई अंक होगा, 5 बार मैंने गुणा किया, उसका जो इकाई अंक बनेगा, 1 को कितनी बार भी गुणा करो 1 ही आता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो दूसरी बात हमने क्या सीखा कि किसी भी घातांकीय संख्या को, चाहे आप ये देखिए, आप चाहे ये देखिए, ठीक है, आप इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, किसी भी घातांकीय संख्या के अगर आधार का इकाई अंक 1 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक 1 होता है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो। मतलब कहने का है कि अगर कोई घातांकीय संख्या दी गई है, कोई भी घातांकीय संख्या दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ आधार के इकाई अंक पे फोकस करना है, ना तो मुझे घात देखनी है ना तो वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे कहूं, यहीं पे मैं ये कहना चाहूं कि अगर जैसे लिखा है कि 1100, चलो 1111 की पावर, ये दिख नहीं रहा है ना, दूसरा कलर लेते हैं, इससे कौन सा कलर चलेगा और आएगा? ये क्या कम ही दिख रहा है? देखो 1111 लिखा है कि पावर 114 मैंने कर दिया। तो आपसे मैंने पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आधार का इकाई अंक देखना है, ना तो पावर देखनी है और ना तो और पहले के नंबर। अब आधार का इकाई अंक 1 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? आप कहेंगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे चलें। तो यहीं पे हम बात करेंगे, तो हमारा 0 हो गया और 1 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 5। जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने 5 की घात 1 लिखा, 5 की घात 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। समझिएगा मेरी बात को। अगर मैंने 5 की घात 2 लिखा तो क्या कहेंगे हम? ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 अर्थात 25 होगा। कितना होगा? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 तो कितना बनेगा? वो 25 बन जाएगा। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब फिर मैं अगर मैं 5 की घात 3 लिखता हूं तो आप कहेंगे सर 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 पंचे 125 हो गया। फिर भी इकाई अंक 5 आया। अगर मैंने 5 की घात 4 लिखा तो मैं कहूँगा कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 पंचे 125 पच्चीस 625 हो जाएगा। जो 625 आएगा उसका जो इकाई अंक होगा वो भी 5 आएगा। ठीक है ना? तो मुझे ये पता चल गया कि ये सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब भी एक घातांकीय संख्याएं हैं, घातांकीय संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी घातांकीय संख्या का अगर इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का भी इकाई अंक 5 आएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा सर आपने 1 डिजिट में लिखा है, सर आप 2 डिजिट में लिखिए क्या होगा? तो अगर मैं 15 का स्क्वायर लिखता हूं तो आप कहेंगे 15 पंद्रह 225 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे तो लिखेंगे 15 गुणे 15, और 15 पंद्रह कितना होगा बेटा? आप कहेंगे सर 225 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 15 के अगर मैं 15 की बजाय अगर मैं 25 लिख देता हूँ, 15 की बजाय अगर मैं 25 लिख देता हूँ तो 25 का स्क्वायर लिखूंगा तो आप कहेंगे सर यही ना हुआ 25 गुणे 25, और 25 पर सेम कितना होता है? 625 होता है। होता कि नहीं होता? तब भी इकाई अंक 5 आया।
तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि जब भी कोई घातांकीय संख्या लिखी गई है, अगर उसके आधार का इकाई अंक, मतलब कहने का है कि जो भी घातांकीय संख्या नंबर लिखे गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ना तो उसकी घात पे फोकस करना है, अगर इकाई अंक 5 दिख गया तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे ही फोकस करना है, इसका मतलब है कुछ नहीं करना है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये कि अगर लिख गया है कि 2015 की घात 2018 लिख दिया, तो मैंने कहा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप ऐसा ना करने लगो कि 2015 को हम कितनी बार करेंगे गुणा, गुरुजी 2018 बार करेंगे। अरे बेटा, चाहे जितनी बार करो इकाई अंक 5 ही आएगा। इसका मतलब हो गया कि किसी घातांकीय संख्या के, ध्यान सुनिएगा, किसी घातांकीय संख्या के यदि आधार का इकाई अंक 5 है, किसी घातांकीय संख्या के यदि आधार का इकाई अंक 5 है, तो पूरी संख्या का जो इकाई अंक बनेगा वो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। इसका मतलब है कि ना तो मुझे और इससे मतलब है, ना तो मुझे इससे मतलब है। किसी घातांकीय संख्या में सिर्फ और सिर्फ आधार के इकाई अंक देखना होता है, ना तो मुझे घात को देखना है और ना उसके और आधार की और जो पहले के डिजिट है उनको फोकस करना है। एक सवाल और लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि 295 की घात 295 लिखा है, आपसे अगर पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि इस, अगर आपने जैसे ही देखा कि किसी संख्या कैसी है, घातांकीय संख्या है, इस घातांकीय संख्या के जो आधार का इकाई अंक है वो 5 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई अंक पे फोकस करना, ना तो घात से कोई लेना देना है और ना ही उसके जो आधार के और डिजिट हैं, जो दहाई और सैकड़ा हजार की जो डिजिट रहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 आ गया तो पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा, संख्या का जो इकाई अंक होगा बेटा, वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 5 बन जाएगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। आई होप कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है। तो आगे चलते हैं, यहीं पे चलते हैं और हम बात करेंगे इसकी 6 की, इसकी बात करेंगे 6 की। जैसे मैंने क्या लिखा, अगर 6 की घात मैंने 1 लिख दिया तो आप कहेंगे सर 6 हो गया, इसका इकाई अंक 6 है। अगर 6 की घात मैंने 2 लिखा तो आप कहेंगे सर 6 गुणे 6 हो गया, तो 6 छक 36 बनेगा, इसका मतलब इकाई अंक 6 आ गया। अगर मैं यहीं पे 6 की घात बेटा मैं 3 लिखता हूं तो आप कहेंगे सर 6 गुणे 6, 6 36 छक्का 216, इसका मतलब उसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 6 की घात में 4 लिखता हूं तो आप कहेंगे सर क्या होगा, तो आप यही कहेंगे कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार कर दिया, 216 छक्का 1200 और 16 छक्का 96, कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। मेरी बात आप क्या समझ पा रहे हैं। मतलब ये संख्या अगर मैं यहीं पे, चलो एक डिजिट, अगर मैं 16 का स्क्वायर लिख दूं तो आप कहेंगे सर क्या होगा, तो 16 16 में कितना होता है, 256 होता है, उसका इकाई अंक क्या आएगा, क्या आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 26 का अगर मैं स्क्वायर लिख दूं तो आप बताइए सर क्या होगा, तो आप कहेंगे 26 676 होता है, तब भी इकाई अंक 5 आया। इससे ये हमें पता चल गया, क्या पता चला, कि जो 6 की घात 1 लिखा, 6 की घात 2 लिखा, 6 की घात 3 4, 16 की घात 2, 16 की घात 26 की घात 2, तो जितनी भी संख्याएं लिखी सबका मतलब ये संख्याएं कैसी हैं, आप कहेंगे सर ये संख्याएं कैसी हैं बेटा, तो ये घातांकीय संख्याएं हैं। और इन घातांकीय संख्याओं में जो आधार का इकाई अंक है सबका, वो 6 ही है, और सबका इकाई अंक क्या है, 6 ही आया है। क्या आपको ये बात दिख रही है? आप कहेंगे यस सर मुझे तो दिख रही है। दिख रही कि नहीं दिख रही है, बताओ भाई, यही है ना, यही है कि नहीं, यही है 6। इसका मतलब ये हो गया कि सब जितनी भी घातांकीय संख्या है, अगर उसके आधार का इकाई अंक 6 है, पूरी संख्या का भी इकाई अंक 6 ही बनेगा। और एग्जाम्पल के लेकर बताते हैं आपको हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 216 या 2016 की पावर मैंने लिख दिया 2015। आपसे मैंने पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। मुझे लगता है कि 2 से सेकंड भी नहीं लगेगा, आप सवाल बना पाएंगे। तो आप वो, क्योंकि ये घातांकीय संख्या है, तो इस घातांकीय संख्या के अगर आधार का इकाई अंक 6 आ गया, दिख गया, तो और बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं, और ना तो आपको घात से कोई लेना देना है। आप सीधे आंख मूंद के कह सकते हैं उस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इसका क्या निचोड़ निकल के आया, चलो एक और लिख देता हूं मैं कहता हूं कि 286 की पावर
286 ऐसा मैंने लिख दिया। और मैंने आपसे कहा कि इकाई अंक क्या होगा। बेटा आपने आधार का इकाई अंक जैसे ही 6 देखा तो पावर से कोई लेना देना नहीं है और इसके पहले कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना होगा, ये 6 हो। मतलब कहने का है कि उस आधार का इकाई अंक अगर 6 है तो हमें घात और कोई मतलब नहीं होगा, उस पूरी संख्या का भी इकाई अंक 6 ही बनेगा। बात ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर। तो आपने क्या क्या देखा, तो मैंने आपसे ये बताना शुरू किया कि कोई भी संख्या है तो उसका जो इकाई अंक होगा, हम लोग इकाई अंक पे ही पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो उसका इकाई अंक या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 7 8 9, इतने में से ही कुछ हो सकता है। आप कहेंगे यस सर, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है ना। जब इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी के लिए मैंने क्या क्या पढ़ा, तो आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने तो अभी तक जो यहाँ पे पढ़ा है वो 0 के बारे में पढ़ा, हमने फिर 1 के बारे में पढ़ा, हमने फिर 5 और 6 के बारे में पढ़ा। इसका मतलब है कि जब भी कोई घातांक मतलब संख्याओं का इकाई अंक निकालते हैं तो उसका इकाई अंक 0 से 9 होगा, लेकिन इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और वो कैटेगरी हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो यहीं पे मैं इस बात को इरेज करके मैं लिखना चाहूँगा। तो मैंने कैसे पढ़ा, मैंने आपको ये बताया। अभी देखो मैंने किसके बारे में पढ़ा, मैंने 0 के बारे में पढ़ा, 1 के बारे में पढ़ा, 5 के बारे में पढ़ा और 6 के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं है। तो एक कैटेगरी ये हो गई। इसका मतलब 4 और 9 को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, एक साथ हम पढ़ेंगे। एक कैटेगरी ये हो गई। 2 3 7 8 एक कैटेगरी हमारी कौन सी बनेगी, ये वाली बन जाएगी। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 0156 है, क्या है, 0156 है। अब हमें ये पता चल गया कि 0 का जैसा बिहेवियर था कि अगर किसी घातांकीय संख्या की अगर आधार का इकाई अंक 0 है तो उस संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आता है। 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं 5 ही आएगा। 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं 6 ही आएगा। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं तो 6 ही आएगा। इसका मतलब है कि इन चारों नंबरों का बिहेवियर या नेचर एक जैसा होता है। इसका मतलब 4 9 एक साथ पढ़ेंगे, 2 3 7 8 हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो यहीं पे नोट करके हम लिखेंगे, क्या आप भी अपने कॉपी में। इसका मतलब है इस पूरी कहानी के पीछे जो मैंने ये बात पढ़ी, मुझे यहाँ से यही समझ में आया कि यदि किसी घातांकीय संख्या के, यदि, हालांकि ये बात आपको लिखी मिलेगी, एग्जाम तो कोई ऐसा है नहीं, आप चाहे स्टेट या टीचिंग का एग्जाम कोई दे रहे हो, एसएससी रेलवे बैंकिंग कहीं भी दे रहे हो, आप यूनिट डिजिट के सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं। पर सवाल बहुत अच्छे आने लगे हैं, ठीक है ना। हम सवाल आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन कराएंगे, आप विश्वास रखिए। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या नहीं, यदि किसी घातांकीय संख्या लिखता हूं बेटा, यदि किसी घातांकीय, कैसी संख्या, घातांकीय संख्या का इकाई अंक, घातांकीय संख्या का, यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 है, यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 है, तो यदि किसी घातांकीय संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 है, तो पूरी संख्या का, पूरी संख्या का इकाई अंक, संख्या का जो इकाई अंक होगा बेटा वो क्या होगा, इकाई अंक क्रमशः 0 1 5 6 होगा, 0 1 5 6 होगा, ठीक है बात। इसका मतलब है कि अब आपको ये बात हमेशा के लिए याद हो गई होगी और आप क्वेश्चन इस पे सेकंडों में बना पाएंगे, इस बात की गारंटी। आगे इसको पढ़ा दूंगा तो इसको भी सेकंड में कर लेंगे, और इसको पढ़ाऊंगा तो इसको भी आप सेकंडों में बनाएंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब हम फोकस करेंगे किस पे, हम कहां पे थे, हाँ, तो हमारा फोकस कहां रहेगा। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, 0 1 5 6 पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम 4 और 9 के बारे में पढ़ेंगे, इसके 4 और 9 के बारे में। अगर मैं कहता हूं कि मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, अगर मैं
अब मैं 4 के बारे में पढ़ना जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी बात ध्यान से, अगर मैं 4 की घात 1 लिखता हूँ तो आता क्या है, संख्या 4 बनती है। अगर मैं 4 की घात 2 लिखता हूँ तो संख्या 16 आती है, ध्यान से समझना। अगर मैं 4 की घात 3 लिखता हूँ तो 4 चौक 16 चौको संख्या 64 आती है। 4 घात में 4 लिख देता हूँ तो 64 चौका कितना बन जाएगा, आई थिंक 256 बनेगा। कितना बनेगा, 256 हो जाएगा। आप देखिए कि सब में या तो इकाई अंक 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, यही तो आ रहा है। इसका मतलब अब हमें क्या ऑब्जर्व किया हमने यहाँ पे, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो संख्या है ये भी घातांकीय संख्या है, ये भी घातांकीय संख्या, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमें देख रहे हैं कि यहाँ 4 आया है और यहाँ 4 आया है, 2 जगह 4 आया है, और यहाँ आया है 6 और यहाँ 6 आया है। लेकिन इसकी घात 2 है, इसकी घात 4 है, तो हमें इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, 3 है। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसी घातांकीय संख्या के यदि आधार का इकाई अंक 4 है तो उसकी पावर अगर सम है तो 6 और विषम है तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि अगर 4 की घात अगर क्या लिखा है बताओ भाई, 4 घात विषम है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। और 4 की घात अगर सम है, 4 घात अगर सम है तो इकाई अंक क्या होगा, 6 बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि 4 की घात अगर सम है किसी भी घातांकीय संख्या में, यदि आधार का इकाई अंक 4 है तो उसकी घात अगर सम है ना, सॉरी, उसकी घात अगर सम है तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। 4 घात 1 मतलब 4 और 4 घात 2 मतलब 6। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल याद रखना, जैसे मैंने लिखा कि 214 की पावर 215 मैंने लिख दिया, तो आपको क्या देखना है कि ये संख्या कैसी है, घातांकीय है। तो इस घातांकीय संख्या के आधार का जो इकाई अंक क्या है, 4 है। तो सिर्फ और सिर्फ पावर को ध्यान देना है कि पावर सम है कि विषम है। और मैंने सम संख्या बताया है कि जिसका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, है ना, वो या 2 से कट जाए। तो आप देखिए 5 2 के पहाड़े में कभी नहीं आता, 5 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो क्या है, ये संख्या विषम है। ध्यान समझना, अगर संख्या विषम है तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो बेटा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं। अगर मैं यहीं पे लिखता हूं कि 2014 की घात 2030 अगर मैंने लिख दिया और मैंने पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि जो संख्या लिखी गई बेटा इस घातांकीय संख्या है, क्या है, घातांकीय संख्या है। और इस घातांकीय संख्या के जो आधार का इकाई अंक है, आधार का जो इकाई अंक 4 है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देखना है, घात को देखना है। घात सम है कि विषम है? अगर 0 है तो संख्या क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आ जाएगा। इतना ही करना होता है और कुछ करना नहीं है। आगे मैं बोलता हूं कि अगर मैंने लिख दिया कि 194 की घात 295 मैंने लिखा, या 293 मैंने लिख दिया, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पूरी संख्या कैसी, घातांकीय है, और इस घातांकीय संख्या का आधार का इकाई अंक क्या है, 4 है। और 4 की घात क्या है बेटा, विषम है। अगर 4 की घात विषम है, 4 की घात क्या है, विषम है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या बनेगा, वो 4 ही बनेगा। याद रखना। तो 4 के केस में क्या होता है कि किसी घातांकीय संख्या के अगर आधार का इकाई अंक 4 है तो हमें उसकी पावर को सिर्फ देखना होता है सम और विषम। अगर विषम है तो 4 और सम है तो 6, ठीक, विषम है तो 4, सम है तो 6, विषम है तो 4, सम है तो 6। मतलब कहने का है कि आंसर अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 4 है तो आंसर या तो 4 होगा या 6 होगा। इतना तो आप जान जाइएगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ना जरूरत पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों को ऐसा करने के लिए जो बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपसे अभी बोला कि 4 और 9 का नेचर एक जैसा होता है। कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो यहीं पे बेटा 4 के साथ हम 9 भी कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कर लेंगे हम, 4 के साथ 9 भी करेंगे। तो अगर हम 9 की बात यहीं पे करते हैं, किसकी, 9 की बात, तो मैं ये कहता हूं कि अगर 9 की घात 1 लिखा तो क्या बनेगा, संख्या क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर संख्या तो 9 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मैंने 9 की घात 2 लिख दिया तो जो संख्या का इकाई अंक मतलब संख्या जो बनेगी वो 81 आ जाएगी। अगर यहीं पे हम बेटा इकाई अंक की बात करें इसके,
इकाई अंक की बात करें तो ये 9 हो गया और ये कितना हो गया, 1 बन गया। ठीक है, अगर 9 की घात में 3 लिखता हूं तो 9 9 81, तो ये 729 होता है। कितना होता है, 729 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, वो 9 आ जाएगा। इसका मतलब 9 की घात में जब 4 लिखूंगा, है ना, तो जो कुछ भी संख्या आएगी लेकिन उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। आप यहाँ पे भी एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ही अपने दिमाग में इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा जैसा मैं बोला हूं। तो जब एक संख्या ये है तो इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक 9 है। क्यों, क्योंकि इसकी घात 3 है और इसकी घात 1 है। यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे 1 आया है, लेकिन इसकी घात 2 है और 4 है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर अगर 9 की घात अगर सम है, क्या है, सम है, तो इकाई अंक जो होगा, जो इकाई अंक आएगा वो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि 9 9 81 मतलब कि 1 आएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। अगर 9 की घात विषम है, क्या है कि 9 की घात विषम है, तो इकाई अंक जो होगा वो 9 आ जाएगा। क्या ये बात आप समझे कि नहीं। जब यहाँ पे विषम थी तो इकाई अंक कितना आया, 9 आया, और जब यहाँ पे सम थी तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने जैसे लिखा कि 219 को अगर मैं घातांकीय संख्या के रूप में लिखूं तो मैं लिखता हूं 219 के पावर, चलो सपोज दैट मैंने 218 लिख दिया। अब ये सवाल आपके सामने आ गया, तो इसको आप कैसे बनाएंगे। ये संख्या क्या है, ये घातांकीय संख्या है और इसके आधार की इकाई अंक क्या है, 9 है। इसका मतलब है कि बस सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर को आपको ये देखना है कि वो इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सम है, अगर सम है तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप, मुझे लगता है कि जो इकाई अंक बनेगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऐसे सवालों को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड में, पेन तो चलाना ही नहीं पड़ेगा, बस आप कंसेप्ट समझ लीजिए। ठीक है ना। फिर मैंने लिखा, चलो 499 की घात अगर मैं लिख दूं कि 499 ही, तो बताओ इकाई अंक क्या होगा, बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे कि जो भी इकाई अंक होगा, मतलब कहने की विषम पावर है, विषम पावर है, पावर क्या है, विषम है, संख्या घातांकीय है, उसके आधार का इकाई अंक क्या है, 9 है, और पावर विषम है, पावर कैसी है, विषम है। आपको आखिरी अंक पे ही देख के बता पाएंगे कि सम और विषम है। मतलब कहने का ना तो इनसे दो से मतलब रहेगा, ना तो यहाँ से। फिर आप कहेंगे सर इनका जो इकाई अंक होगा वो क्या बनेगा, वो 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा 248,379, और मैं ऐसे बोलता हूं कि 28,34,068,9। मैंने कहा कि इसका बताओ इकाई अंक क्या होगा। इतनी बड़ी घातांकीय संख्या है तो आपको ना इतने से मतलब है और ना इन चीज़ों से कोई लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ इसका इकाई अंक देखा, आधार का जो 9 आ गया, तो बस आप उसकी पावर को चेक करो कि सम और विषम है। आखिरी अंक से पता चल जाता है क्या है, विषम है, और अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात अब मैं वहीं पे आके लिखूंगा, इस बात को भी मैं यहीं पे लिखूंगा कि हमारा नोट पॉइंट जो होगा बेटा, वो दूसरा नोट पॉइंट क्या रहेगा। नोट आपने 1 लिखा, ठीक है ना, नोट क्या करके लिखा, 1 लिखा, तो नोट दूसरा हमारा क्या कहेगा, दूसरा हमारा जो नोट होगा वो ये कहेगा कि किसी घातांकीय संख्या का यदि आधार का इकाई अंक 4 है ना, तो उसका इकाई अंक निकालने के लिए उसकी हम घात को सम और विषम पे ही फोकस करते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा कि किसी घातांकीय संख्या का अगर इकाई अंक 9 है, वहां पे भी हम सम विषम ही देखते हैं। अगर सम है तो 1, विषम है तो 9। 4 घेत के केस में अगर सम है तो 6, विषम है तो 4। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया और इसको पढ़ लिया, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बच गया, इतना बचा है, इसको भी हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहीं पे हम 2, 3, 7, 8 की बात करते हैं। तो जैसे हमारा, हम 2 के लिए पहले फोकस करेंगे बेटा, इसके लिए 2 के लिए। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मैं 2 की बात करता हूं तो आप ये जानते हैं कि अगर 2 की पावर में 1 लिखूं तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगी। अगर 2 की पावर में 2 लिखूं तो संख्या जो होगी वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर 2 की पावर में 3 लिखूं तो संख्या जो होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है ना। और 2 की पावर में 4 लिखूं तो जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है ना।
और 2 की पावर में जब 5 लिखूंगा तो 16 दूनी कितना होगा, 32 आ जाएगा। 2 की पावर 6 लिखूंगा तो 32 दूना कितना बनेगा, 64 बनेगा। 2 की पावर जब मैं 7 लिखूंगा तो 64 दूना कितना बन जाएगा, 128। और 2 की पावर जब मैं 8 लिखूंगा तो 256 आ जाएगा, ध्यान समझना। और 2 की पावर जब मैं 9 लिखूंगा तो 256 दूना कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 4 8 16, ठीक है ना, 2 4 8 और 16 नहीं, मतलब 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 आ गया। मतलब कि 2 की ये जितना भी मैंने लिख रखा है ये सब घातांकीय संख्या के फॉर्म में हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि सबका इकाई अंक 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2 आ गया। इसका मतलब है कि 4 की साइकिल हर 4 के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, हर 4 के बाद चेंज होता है। यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पे मैं अगर इकाई अंक की बात करूँ तो ये तो संख्या हो गया, और यहीं पे इकाई अंक की मैं जब बात करूँगा तो आप कहेंगे सर इसका इकाई अंक 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 6 है। ठीक है, यही तो है। आगे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ भी मैं लिखूँगा 2 4 8 और 6 लिखूँगा, फिर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं पे हम अगर रिमाइंडर उसकी किसकी बात करें, शेषफल प्रमेय की बात करें। किसकी, शेषफल प्रमेय, मतलब शेषफल कितना, रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ये देखिए कि जैसे 4 की साइक्लिसिटी चल रही है बेटा, हर 4 के बाद सेम आ रहा है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, 2 4 8 6, 2 4 8 6, यही चलेगा। 2 4 8 6 फिर से आएगा, 2 4 8 6। इसका मतलब है कि जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक, अब देखिए वहां से कि 2 की पावर 1 का जो इकाई अंक है, अगर उसमें 4 जोड़ दें तो क्या बनेगा, 2 की पावर 5, उसका भी यही है। अगर मैं 4 जोड़ दूं तो इसका भी क्या होगा, 2 की पावर 9 का भी इकाई अंक होगा। ठीक है, अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 2 की पावर 13 का भी इकाई होगा। फिर से मैं जोड़ दूं 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 17। मतलब कहने का कि जो भी है हर 4 के बाद सेम आता रहता है। तो मैं कहता हूं कि 2 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि जैसे सपोज दैट, अब जैसे यहीं पे आ गया तो 4, मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि इस 2 की पावर 17 का इकाई अंक क्या होगा, जरा बताओ। तो 2 की पावर अगर 17 लिख गया तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। आप कहते हैं कि सर ऐसे तो 4 4 जोड़ना पड़ेगा, तो मैं कहूँ 4 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ठीक है ना, मतलब इसकी घात को मैं 4 से डिवाइड करूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीटिशन है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर 1 है, तो मेरी बात ध्यान सुनना कि यह रिमाइंडर जब 1 है तो इकाई अंक कितना है, 2 है। जब रिमाइंडर 2 है तो इकाई अंक कितना है, 4 है। रिमाइंडर 3 है तो इकाई अंक कितना है, 8 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक 6 है। ठीक, सेम यही केस चलता जाएगा। तो याद, अब ऐसे तो याद नहीं होगा। जैसे आपने 2 की पावर 17 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। अब आप याद करेंगे कि कितना आया तो कितना आएगा, ऐसे मत याद करो। रूल तो ये कहता है, लेकिन आप कुछ नहीं, जो रिमाइंडर आए उसके ऊपर लगा दो। जैसे क्या हुआ, 1 आपने लगा दिया तो 2 ही तो आया, आपको इकाई अंक 2 मिल गया कि नहीं मिल गया। ये तो सवाल करने का तरीका है, लेकिन ये रूल नहीं है ये। लेकिन आपको इससे क्या मतलब, आपका तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहीं पे कह दूं कि 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 चौक 16 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा, तो मैं कहूंगा कि मैं 2 की पावर 2 को 4 लिखूंगा। ठीक है ना। और 2 की पावर 18 के बाद आप लिख सकते हैं 19। मैं पूछता हूं आपसे कि 2 की पावर 19 का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि इसको 4 से हम डिवाइड कर दें। ठीक है ना। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा। और रिमाइंडर 3 आएगा तो मैंने कहा कि इस 3 को इसके ऊपर लगा दो। मेरी बात ध्यान समझना, तो 3 को लगा दो तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये रूल तो ये नहीं कहता, लेकिन ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। आपको कैसे आंसर निकालना मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर यहीं पर लिख दिया जाए कि 2 की घात 20 का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत, तो आप कहेंगे सर जैसे आपने यहाँ बताया कि जो रिमाइंडर आया उसको पावर पे लगा दो, आंसर बता दो। अगर किसी घात 0 1 होता, लेकिन है नहीं। इसका मतलब है कि 0 के केस में रिमाइंडर आपका कितना आता है, 6 आता है। आप देखिए ना, 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 मिला, और रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक कितना है, 6 है। तो आप बस याद रख लीजिए, चाहिए तो आप कैसे याद करेंगे कि अगर कोई घातांकीय संख्या है जिसके आधार का इकाई अंक 2 है, यदि किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक, यदि किसी घातांकीय संख्या के यदि आधार का इकाई अंक 2 है,
तो यदि रिमाइंडर 1 है तो इकाई अंक 2, रिमाइंडर 2 है तो इकाई अंक 4, रिमाइंडर 3 है तो इकाई अंक 8 और रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक 6 होगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूं, फिर आपको यहां से डायरेक्टली हम सवाल कर बनाना सिखा देते हैं। 2 का आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि 212 की पावर 1984 मैंने लिख दिया। मैंने कहा कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये पूरी क्या है? एक घातांकीय संख्या है। आप कहेंगे यस सर। पूरी क्या है बेटा? एक घातांकीय संख्या। इस घातांकीय संख्या में आधार का इकाई अंक कितना है? तो आप कहेंगे 2 है। जब 2 है तो 4 की साइक्लिसिटी चलेगी। इसका मतलब है कि घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 अंक 4 से अगर कट रहे हैं तो कोई संख्या कट जाएगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको आखिरी के 2 ही अंक पे फोकस करना होता है। तो आप बताइए कि 21 चौक 84 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आएगा। मैंने कहा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका इकाई अंक कितना बनेगा? 6 बनेगा। सो ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। आगे मैं समझाता हूं। जैसे लिखा है कि 1902 1902 को मैंने लिख दिया 24831 लिख दिया। ठीक है ना, लिख दिया। अब मैंने कहा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपको सिर्फ आधार की इकाई अंक से मतलब 2 है। तो 2 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 अंकों पे फोकस करेंगे। तो जब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 28 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। तो अब आप देखिए 3 हो गया तो 2 की घात आप 3 लगा दो, याद नहीं होगा तो आंसर ही तो लाना है, तो 8 आ जाएगा। सो ऑप्शन 8 इज द राइट आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? क्लियर है बात? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और समझो, जैसे कोई नंबर है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर एक्स इंटू एक्स है, ये तो कहेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूं तो आप कहेंगे सर 3 गुणे 3, तो कितना हो गया? 9 हो गया। अगर मैं 3 का क्यूब लिखता हूं तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। आप मेरी बात समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका मतलब 2 का केस समझ में आया, लेकिन ये भी साथ साथ आपको आना चाहिए। फिर क्या है, अगर मैं 3 की घात 4 लिखता हूं, है ना, तो आप 27 यहाँ कितना हो जाएगा? 81 आ जाएगा। आएगा। आप देखिए कि 3 एक कैसी घातांकीय संख्या है जो 3 क्या है? एक विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या की चाहे तो मैं इवन पावर लूं या ऑड पावर लूं, लेकिन मुझे विषम नंबर ही मिलता है। क्या मिलता है? विषम नंबर ही मिलता है। ध्यान से समझना। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं 5 की घात 1 लिखूं तो कितना बनेगा? 5 बनेगा। अगर मैं 5 की घात 2 लिखूं तो कितना बनेगा? 25 बनेगा। और 5 की घात में अगर 3 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और 5 की घात अगर मैं 4 लिखता हूं तो कितना बनेगा? तो 125 25 हम 125 25 कितना हो जाएगा? 625। 25 पंचे 125 25 625। क्या आप बात समझ रहे हैं? आप देखिए कि 5 की घात मैंने कुछ भी लिखा, 5 की घात मैंने कुछ भी लिया। 5 क्या है? एक विषम संख्या है। मैंने 5 की घात क्या लिया? विषम लिया, सम लिया, विषम लिया, सम लिया। हर केस में मुझे क्या मिला? हर केस में मुझे विषम संख्या ही मिली। तो एक बात यहां पे याद रखना कि अगर विषम की पावर अगर सम है, याद रखना इसकी जरूरत पड़ती है, इस पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। विषम की पावर सम है तो उसका जो फाइनल जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट, वह विषम ही आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर, बहुत बढ़िया से समझ में मुझे तो आ गई। ठीक है। अब आप देखो इसको बाद में, मतलब कहने का कि अगर विषम की पावर सम है ना, ऑड की पावर अगर इवन है, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कहूँ कि अगर ऑड की पावर इवन है तो हमें क्या मिलेगा? ऑड ही आएगा। बताओ ठीक है ना? क्लियर है बात? आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा केस क्या बनता है। एक तो ये बन गया, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, नहीं तो यूनिट डिजिट के केस में आप फंसेंगे। ठीक है ना, इससे आपका सवाल बहुत तेजी से बन जाएगा। दूसरा है कि अगर मैं कोई एक इवन नंबर ले लूं, मैंने लिखा 2, 2 की घात 1 लिखा तो क्या हो गया? 2 हो गया। अगर 2 की घात मैंने 2 लिखा तो क्या बना? 4 लिखा। 2 की घात मैंने 3 लिखा तो क्या बना? 8 बना। 2 की घात मैंने 4 लिखा तो क्या बना? 16 बन गया। आप देख रहे हैं कि 2 की कोई भी पावर ले लिया, इवन यहां तक कि इवन नंबर लिया और ऑड ऑड भी लिया, इवन भी लिया, तब भी आपको इवन नंबर ही मिल रहे हैं। आप कहेंगे सर एक से मजा नहीं आया, दूसरा भी कोई नंबर लीजिए तब मुझे मजा आएगा। चलो मैं कोई सम नंबर ले लेता हूं। मैंने कहा 6 एकम क्या हो जाएगा? 6, 6 घात 1, 6 की घात 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 6 की घात 3 करूंगा तो
तो 36 छक्का कितना बनेगा, 216 बनेगा, ठीक है ना। और 6 की घात 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1296, 1296 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए कि 6 की घात जब मैंने ऑड लिया तब भी सम संख्या आई, 6 की घात मैंने इवन लिया तब भी सम संख्या आई। इसका मतलब ये है, ध्यान समझना। अब मैं ये कह सकता हूं कि जब इवन नंबर है, कोई नंबर इवन है, उसकी पावर, अब यहां पे मतलब ऑड की पावर इवन या ऑड कुछ भी लो, ये सॉरी यहाँ पे सम या विषम कुछ भी लो तो आपको विषम ही मिलेगा। वैसे इवन की पावर, मैंने सम या विषम कुछ भी लिया तो इवन की पावर अगर मैं इवन लेता हूं या ऑड लेता हूं तो दोनों केस में हमको इवन ही मिलता है, इवन ही मिलता है। और ऑड के केस में अगर मैं दोनों एक साथ लिख दिया कि अगर ऑड के केस में इवन या ऑड कुछ भी ले लो तो आपको ऑड ही मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप याद रखना क्योंकि इसकी ज़रूरत सवालों में पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमें सवालों में पड़ेगी, ठीक है ना, जब पावर लग जाएगी तो। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब हमारा जो 2 का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है, ठीक। आगे हम बात करेंगे 3 पे। किससे बात करेंगे बेटा? 3 पे बात करेंगे। अगर हम 3 के लिए बात करें, यहाँ पे बेटा ध्यान दो, 3 के लिए बात करूंगा, जैसे क्या लिखा हुआ है कि 3 कोई संख्या है, मतलब 3 की घात 1 क्या लिखा जाएगा, 3 लिखेंगे। 3 की घात 2 क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 9 लिखेंगे। 3 की घात 3 क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 27 लिखेंगे। 3 की घात 4 क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे सर 81 लिखेंगे। 3 की घात 5 को क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे 81 3 243 आ जाएगा, आएगा। और 3 की घात में जब 6 लिखूंगा तो 243 6, मतलब कि इसको मैं लिख दूंगा कि 3 की घात 5 मतलब कि 200, ऐसे लिख दूंगा। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनते चलो। पहले मैं इधर इकाई अंक लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, इकाई अंक लिख रहा हूं। और यहां पे क्या है बेटा, ये संख्या है, यहां पे क्या है, संख्या है, ठीक है ना। देखो तो इकाई अंक कितना मिल रहा, 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, फिर कितना मिला, 3 मिल गया। आगे जब मैं लिखूंगा ना तो मुझे 243 तैयार नहीं याद है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि 3 की घात 5 गुणे क्या हो जाएगा 3, और 3 की घात 5 का इकाई अंक कितना, 3, 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इकाई अंक। 3 की घात 6 जब लिखूँ, 7 लिखूंगा, 6 नहीं 7 लिखूंगा बेटा, तो जब 7 होगा तो आप कहेंगे कि 3 की घात 6 गुणे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 की घात 6 मतलब कितना है इकाई अंक 9 है, तो 9 3 27 से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है बात। 3 की घात जब 8 लिखूंगा तो आप कहेंगे सर 3 की घात 7 गुणे का 3, और 3 की घात 7 का इकाई अंक 7 है, 7 21 के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 की घात 9 की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की घात 8 गुणे क्या होगा 3 बनेगा। और 3 की घात 8 का मतलब क्या हुआ, तो आप यही कहेंगे कि ये इसका इकाई अंक 1 है तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? आप कहेंगे यस सर, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आपने यहाँ भी ऑब्जर्व किया होगा कि 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये सॉरी 3 9 7 1, इसका मतलब 4 की साइक्लिसिटी, यहाँ हर 4 के बाद, कहने का मतलब है कि जो 3 की पावर 1 का इकाई अंक है वही अगर 4 ऐड कर दो तो 3 घात 5 का भी है, वहीं पे अगर आप 4 ऐड कर दो तो 3 की घात 9 का भी है, यहाँ 4 ऐड कर दो तो 3 घात 13 का भी है। ऐसे ही 3 की घात अगर 2 का इकाई अंक जो है उसमें आप 4 ऐड कर दो तो 3 घात 6 का भी इकाई अंक वही है, 4 जोड़ोगे तो 3 घात 10 का भी वही इकाई अंक है, फिर 4 जोड़ोगे तो 3 घात 14 का भी इकाई अंक यही है। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी 2, हाँ 4 2 6 4 2 14, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि अब आप, इसका मतलब इन सब का इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हर 4 के बाद सेम वही रिपीट कर जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर 3 की घात 1 का इकाई अंक 3 है तो ये मतलब ये समझ लीजिए कि 3 घात 5 का भी वही होगा, 3 घात 9 का भी वही होगा, 3 घात 13 की भी वही होगा। इसका मतलब है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 13 की घात 143 ऐसे लिखा हुआ है, 143 लिखा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे एक घातांकीय संख्या दिख गई, इसके जो आधार का इकाई अंक है वो 3 है, इसके पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी के
2 अंक, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो आखिरी के जो 2 अंक होंगे वो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, वो 3 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर रिमाइंडर, अगर मैं इकाई अंक की बात करूं तो देखो, अब यहीं पर रिमाइंडर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख देता हूं, इसको थोड़ा इरेज करके जगह बना के। रिमाइंडर अगर 1 है तो इकाई अंक 3, रिमाइंडर 2 है तो 9, रिमाइंडर 3 है तो कितना हो गया 7, और रिमाइंडर 0 है तो 1, ऐसा बनता चला जाएगा। आप बताओ 3 आया है तो बेटा आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, तो मैं कहता हूं कि 3 जो भी रिमाइंडर आए उसके ऊपर लगा दो, यहाँ पे पूरा बिल्कुल वही 3 तिक्का 9 तिक 27 के 7 आ जाएगा। क्या आप बात समझ पाए कि नहीं? आ गया ना? और देखिए 7 है ही, है ना। आगे मैं बोलता हूं कि अगर मैंने लिखा कि 2013 की घात 2016 2116 लिख दिया मैंने कहा कि इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। तो आपने जैसे एक घातांकीय संख्या थी, इसका इकाई अंक देखा, आधार का इकाई अंक 3 है, तो 3 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो आखिरी के क्या होगा, आखिरी के जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और मैंने कहा कि रिमाइंडर 0 आएगा तो इसके ऊपर लगा दो तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 393 की पावर 394, 393 की पावर 394 है। आप देखिए कि एक घातांकीय संख्या है, इसके आधार का इकाई अंक 3 है, हमें सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना है और आखिरी के 2 अंक यहाँ ऊपर फोकस करेंगे। 3 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो 23 चौका 92 होता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आएगा। तो 3 की घात जब मैं 2 लगा दूंगा तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पेन तक छूने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। क्लियर है बात? बताओ भाई, पेन तक छूने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, मैंने लिखा कि 1943 अपान 1940 है। मैं कहता हूं बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 3 है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो इकाई अंक क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1 आएगा, 1 आएगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या 3 का केस आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने ये देखा कि 2 के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 3 के केस में भी 4 की साइक्लिसिटी चलती है, ठीक है ना। तो 2 और 3 दोनों के केस में 4 की साइक्लिसिटी चलती है, ठीक है। आगे हमने कहा 2 3 7 8, ठीक है ना। अब यहीं पे हम बात करेंगे 7 के बारे में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन हम करेंगे अभी, देखेंगे, ठीक है। तो अब हम 7 की बात अगर करते हैं तो 7 के केस में क्या होता है कि अगर 7 की पावर 1 लिखा है तो जो संख्या बनेगी उसका इकाई अंक भी होगा, क्या होगा, इकाई अंक होगा, और शेषफल भी आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम रिमाइंडर की बात कर सकते हैं ऐसे। मैंने कहा संख्या 1 है तो इकाई अंक 1 है, और रिमाइंडर भी कितना आएगा, रिमाइंडर को मैं बाद में लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर मैं 7 की घात 2 लिखता हूँ तो आप कहेंगे सर संख्या जो होगी 49 होगी, इकाई अंक 9 बनेगा। और 7 की घात में अगर 3 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 343 आ जाएगा, तो इकाई अंक कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। यहीं पे मैं 7 की घात 4 लिखूंगा तो मैं कहता हूँ कि 7 की घात 3 गुणे 7, और 7 की घात 3 का इकाई अंक 3 है, तो 3 से 21 के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 7 की घात 5 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 7 की घात 4 गुणे 1, तो 7 की घात 4 का इकाई अंक 1 है, और यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 एक कम 7 आ जाएगा। क्या समझे, 7 एक कम, यहाँ पे संख्या 1 नहीं, यहाँ पे बेटा संख्या 7 बनेगी। यहाँ 1 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ क्या बनेगी, 7 आएगी, तो इकाई अंक कितना आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं 7 की घात 6 लिखूंगा, ठीक, 7 की घात 6 लिखूंगा, ठीक है। 7 की घात 6 लिखूंगा तो मैं कहूंगा कि 7 की घात 5 गुणे 7, तो यहाँ पे मैं कहूंगा 7 की घात 5 का इकाई अंक कितना, 7, 7 से 49 के 9 आ गया। 7 की घात में 7 लिखूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जो 7 की घात 7 है उसमें 7 की घात 6, 7 की घात 6 गुणे 7, और 7 की घात 6 का इकाई अंक 9 है, 9 से 63 के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 7 की घात 8 है तो 7 की घात 7 गुणे 7, 7 की घात 7 का इकाई अंक 3 है, 3 से 21 के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने ये देखा कि 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1, ये साइक्लिसिटी चल रही है किसकी, 4 की, किसकी, 4 की, 4 की। हर 4 बात मतलब 7 की घात 1 का जो है वही 7 की घात 5 का है,
मतलब हर 4 रिपीट करता है। इस रिपीटिशन की वजह से ही हम जब कोई घातांकीय संख्या होगी उसके घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जैसे शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर आपका बेटा आ जाएगा 1, रिमाइंडर फिर क्या आएगा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 0 आया तो इकाई अंक 1, रिमाइंडर 3 आया तो इकाई अंक 3, रिमाइंडर 2 आया तो 9, रिमाइंडर 1 आया तो 7 आया। ऐसे याद नहीं होगा, ऐसे आपको याद नहीं होगा। कंसेप्ट तो आपने यहाँ पे समझ लिया, क्या बैठ के आप एग्जाम में ये थोड़ी करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि 17 की घात 218 मैंने ले लिया, मैंने कहा इकाई अंक बताओ क्या होगा। तो जो घातांकीय संख्या है उसके घात का इकाई अंक 7 है, तो घात को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड के लिए आखिरी के 2 अंक पे ही फोकस करना होता है। तो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। आप जो 2 आया उसको 7 के ऊपर लगा दो तो आप कहेंगे 7 से 49, इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। जब रिमाइंडर 2 है तो इकाई अंक 9 आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अब ऐसे कहाँ याद रहेगा कि 7 के केस में अगर आधार का इकाई अंक 7 है तो उसको फिर आप कहेंगे 2 के लिए क्या होगा, तो फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको आंसर लाना, ये रूल नहीं है ये वाला, वो तो रूल है। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ गया, इन केस भूलोगे तुरंत बन जाएगा। मैं आगे कहता हूं कि 217 की पावर 398 है। 217 की पावर क्या है 398 है। मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे भी 7 है इकाई अंक, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 चौका 96, 298, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो इकाई अंक 7 से 49 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मतलब 7 की घात 2 लगा देना और 49 इकाई अंक कितना आएगा आ जाएगा। ठीक है ना, आप ये कहेंगे कि 2017 की पावर 2016 का इकाई अंक क्या होगा। तो आप ये जानते हैं कि आधार का इकाई अंक 7 है, इसको करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा और 0 के केस में क्या आता है 1 आता है इकाई अंक, याद रखना क्या आता है 1 आता है। 0 के केस में 3 में भी अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 3 है और रिमाइंडर 0 है तो उसका भी इकाई अंक 1 आएगा और इसका भी 7 के केस भी 1 आता है। तो ये तो दोनों सेम है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। जैसे मैं और एक नंबर लिखूं 2897, ऊपर में लिखता हूं 689241 लिख दिया। मैंने कहा इसका बताओ इकाई अंक क्या होगा। आप पेन भी नहीं चलाएंगे, देखा आपने आधार का इकाई अंक 7 है। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी चलेगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा और 7 एक कम 7 तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। सो ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। मतलब कहने का उसका इकाई अंक क्या बनेगा 7 बन जाएगा। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। आप कहेंगे नहीं सर, 1% भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा अब तक 2 3 7 अभी इसमें मैंने सीखा। अब अगर हम बात करेंगे कि 8 का केस, एक और बचा मेरा कौन सा 8 में साइक्लिसिटी की अगर हम बात करेंगे अभी हम, तो 8 की देखो 8 में मैं कहता हूं कि अगर 8 की घात 1 लिखो तो संख्या क्या बनेगी 8 बनेगी। तो आप यहीं पे संख्या लिखते हैं, फिर संख्या का इकाई अंक लिखते हैं, इकाई अंक लिखते हैं। मैंने तो कहा है कि आपको याद नहीं करना है कि रिमाइंडर किस पे कितना आए, ये इकाई अंक हो गया और यहीं पे हम शेषफल की आगे बात करेंगे, लेकिन हम शेषफल लिखेंगे नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि अगर आपने 8 की पावर 2 लिखा तो कितना हो गया 64 हो गया, और 8 की पावर अगर 3 लिखा तो 64 ठीक कितना हो गया 512 हो गया। 8 की पावर मैंने 4 लिखा, ठीक है ना, समझ से चलिए 4 लिखा तो मैं कहूँगा कि अब इकाई अंक देखो क्या है, इसका इकाई अंक कितना है 8 है, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, इसका इकाई अंक कितना है 2 है। ध्यान समझना, जब मैं 8 की पावर 4 लिखना चाहता हूं तो 8 की पावर 3 गुणे 8 लिख दो तो बात तो एक ही है, और 8 की पावर 3 का इकाई अंक 2 है तो 2 8 16 के कितना आ जाएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर, अगर यहीं पे 8 की पावर 5, 8 की पावर 6, 8 की पावर 7, 8 की पावर 8 ये हो गया। जब मैं 5 की बात करूंगा, ध्यान समझना, जब मैं 5 की बात करूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि 8 की पावर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 गुणे 8, और 8 की पावर 4 का इकाई 6, 6 48 से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं बात करूंगा तो 8 की घात 5 और इसको मैं क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा तो 8 की घात 6 हो जाएगा। 8 की घात 5 का इकाई 8 है तो 8 64 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे बात करूंगा तो मेरा 8 की घात क्या होगा 6 × 8 और 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना हो, मतलब 8 चौक 32 मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
क्लियर है। यहाँ पे आएंगे तो 8 की घात 7 और गुणे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 की घात 7 का इकाई अंक 2 है, तो 2 8 16 के क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो आपने देखा कि 8 4 2 6, 8 4 2 6, ठीक है, 8 4 2 6 और 8 4 2 6। तो देखो यहाँ पे 8 4 2 6 और 8 4 2 6, 4 मतलब कहने का कि हर जो 8 की पावर 1 का है वही 8 की पावर 5 का है, जो 8 की पावर 2 का है वो 8 की पावर 6 का है, 8 की पावर 3 4 7, 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 8 का सेम है। मैं कहता हूं कि अगर 8 की पावर में 9 लिख दूं यहाँ पे, तो जो कुछ भी आएगा उसका इकाई अंक यही आएगा, 8 ही आएगा। आप वही सेम बात हो गई जो हमने 2 3 7 में पढ़ा। तो 8 के केस में भी 4 की साइक्लिसिटी चल रही है। मतलब कहने का है कि अगर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 है, ठीक, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 2 है, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 3 है, और क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब 0 आएगा तो 6 आया, इसका मतलब 2 और 8 के केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक 6 आता है, और 3 और 7 के केस में, 3 और 7 के केस में अगर रिमाइंडर 0 है तो इकाई अंक 1 आता है। क्लियर है बात। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर क्या है बेटा, 3 है, तो इकाई अंक कितना है, 2 आया। रिमाइंडर 2 है तो इकाई अंक 4 आया। रिमाइंडर 1 है तो इकाई अंक 8 है। आपके मन में सवाल चलता है कि सर क्या मैं इसको याद करूं? बिल्कुल कतई याद आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे लिखा गया है कि 118 लिख दिया, 118 की पावर 119 लिखा मैंने। आप कहेंगे हाँ सर लिखा तो आपने, फिर क्या होगा? तो मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा कि 118 की पावर 119 से लिखूंगा तो आधार का इकाई अंक कितना है, 8 है, और पावर क्या है, ये 19 है। तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 3 आएगा ना बेटा, तो कुछ मत करो, इसको आप याद मत करो, आपको आंसर लाना है। तो जो रिमाइंडर आया वो 8 के ऊपर लगा दो, तो 8 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 8 की घात 3 का मतलब हुआ 8 है 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, 512 बन जाएगा। क्लियर है बात। 64 अट्ठे कितना बन जाएगा, 512 बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि 298, 298 की मैंने बात किया, 298 की पावर 296 मैंने लिख दिया। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा, तो आप यही कहेंगे, आप यही कहेंगे कि यहाँ पे जो इकाई अंक है ना 8 है, तो इसकी घात को क्या 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बस इतना याद रखना है कि 0 लगाना नहीं है, 0 के केस में इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है। आगे मैं लिखता हूं कि 318 लिख देता हूं, मतलब 3018 लिख दूं, और फिर मैंने लिख दिया कि 2018, 3018 की घात 2018 का इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक 8 है, तो 4 की साइक्लिसिटी चलती है, तो आप इसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का आखिरी के सिर्फ 2 अंक होते हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना आया, 2 आ गया। इस रिमाइंडर को इसके ऊपर लगाएंगे, 8 एक हाथ 2 गए तो क्या हो जाएगा, 64, और इकाई अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम सवालों की बात करें, अगर आपने पूरी बात समझ ली होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सवाल 10 से 15 सेकंड के अंदर आप सवाल बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक पूरा फिर से ओवरव्यू पूरा समझा देता हूं। यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे और फिर हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहीं पे हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें यूनिट डिजिट में। तो मैंने कहा कि कोई संख्या है, पूरा रिवाइज कर रहे हैं, देखो ध्यान से लास्ट, क्योंकि हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट यहीं पे फिनिश हो गया। तो मैं क्या कहता हूं कि जो हमारा इकाई अंक है, मेरी बात ध्यान सुनना, कि जो इकाई अंक है बेटा, जो इकाई अंक है, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, इसी में से कोई होगा। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे निकाला जाएगा, तो हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया इसको। मैंने कहा कि 0 1 5 6, अगर किसी घातांकीय संख्या का आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो पूरी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 होगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि दूसरी कैटेगरी, ये तो हमारी कौन सी थी, फर्स्ट थी, ठीक है, याद रखना। और सेकेंड कैटेगरी में आपको एग्जाम में इतनी ही चीजें आपको समझनी होगी, माइंड में रखना होगा, वो तो कंसेप्ट था समझने के लिए, उसका बेसिक एक चीजें कहाँ से आई हैं यहीं पे बात करूंगा। तो मैं कहता हूं कि 4 और 9 का जो बिहेवियर होगा वो एक जैसा होगा। इसका मतलब है 4 और 9 के केस में हम लोग सिर्फ उसकी घात को इवन और ऑड चेक करते हैं। अगर 4 की घात सम है तो इकाई अंक 6,
4 घात विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। वैसे ही 9 की बात करेंगे तो 9 का अगर इकाई अंक सम है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और विषम है तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या था, थर्ड वाला हमारा थर्ड था, मतलब 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड किया। तो तीसरी कैटेगरी में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 3 7 8। 2 3 7 8, 2 3 7 8 में हम कहेंगे कि इसमें 4 की साइक्लिसिटी चलती है। आप लिख सकते हैं कि इसमें 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो एक बात ये भी याद रखना, चलती है, ठीक है। एक बात इसको भी याद रखना कि अगर 4 की साइक्लिसिटी चल रही है तो कोई घातांकीय संख्या है, उसके आधार का कहेंगे 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तभी उसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको इतनी सी बातें याद रखनी, इसके अलावा कुछ इस वाले कंसेप्ट में कुछ करना और नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? ठीक है, तो एक चीज और याद रखना कि 2 और 8 के एक जैसे बिहेवियर हो जाते हैं, यहीं पे फिर 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है। कैसे, अब मैं बताता हूं कि 2 और 8 और 3 और 7 एक जैसे हो जाते हैं। कब, जब रिमाइंडर 0 होगा, यहां पे जब रिमाइंडर 0 होगा तो दोनों केस में इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों केस में इकाई अंक क्या आएगा, ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं, ठीक है ना, इकाई अंक 1 आएगा। 2 और 8 के केस में अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तो जो इकाई अंक होगा वो आपका 6 आता है। कितना, जो इकाई अंक है वो हमेशा 6 आता है, इस बात को याद रखना। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इसमें कोई और कंसेप्ट है, आपसे कहीं कोई गलती हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में, मिलते हैं आपसे क्वेश्चन वाली क्लास में अगले। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और दोस्तों में बताइएगा, क्योंकि फ्री क्लास चल रही है। मेरा अपना जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपके साथ में झोंक देने को तैयार हूं। आप भी हमारी मदद करिए। थैंक यू सो मच।